Hello everybody, welcome back to NeetPod. My name is Absar Alam and you're watching NeetPod. In the last lecture we discussed about the blue-green algae और cyanobacteria. होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा के बारे में सबसे पहले नोकॉड और रॉक्स दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और माइकोप्लाज्मा में क्या खास बातें हैं आइए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जैसे मैंने कहा कि डिस्कवर्ड बाय नोकॉड एंड रॉक्स। और इसके अलावा अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ऑल्सो नोन एज PPLO यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा के बारे में कहा जाता है कि दे आर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स। इससे ज्यादा छोटा जो है प्रोकैरियोट नहीं होता है, और या यूं कह लें कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा ये सिंपलेस्ट होता है, और अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इसका एब्सेंट होता है यानी नहीं पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्राई लेयर्ड होती है, ट्राई लेयर्ड होती है, और ये बनी होती है मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। और एक बहुत ही खास टर्म आता है माइकोप्लाज्मा के बारे में और वो है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म ये शो करता है, इसीलिए also known as joker of microbiology। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसे कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा या PPLO एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी पे निर्भर रहे बिना इंडिपेंडेंटली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या अपना मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कर सकता है। सो कैन independently perform growth, reproduction, metabolism, ये सारे। इसके अलावा अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो है ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसके विरुद्ध रेजिस्टेंस डेवलप करता है। सो प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन के विरुद्ध रेजिस्टेंस शो करता है। और कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें वेरी सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम्फेनिकॉल। ये इसके विरुद्ध बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव होता है, या क्लोराम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इनके लिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा बात करें अगर इसके रिप्रोडक्शन की तो इसमें रिप्रोडक्शन जनरली बाय बाइनरी फिशन
या बाई एलिमेंट्री बॉडीज होती है, बाई एलिमेंट्री बॉडीज। अब इसमें हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो जो है ऑस्मोट्रॉफिक होता है, यानी ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसके अलावा अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अलावा ये बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं प्लांट में। सो अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा की और कुछ बातें करें तो इसके जो अधिकतर सदस्य होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज of mycoplasma are facultative anaerobe। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये एक टर्म जो छूट गया वो यूनिसेलुलर होता है, और इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फाउंड। लेकिन अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सो दीज वर अबाउट द माइकोप्लाज्मा, जो कि कभी कभी एक आध क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसके जो डिवीजन है या यूं कह लें कि ये जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कैसे कौन सा सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है या स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद अपना ग्रोथ, अपने रिप्रोडक्शन और अपना मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है। तो आपको आंसर देना है माइकोप्लाज्मा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो as much as you can.